हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रेपकर। दिस इज प्रियंका रोमिल परमार। फिर से मैं आया हूँ आपके लिए एक और जबरदस्त सा सेशन लेके मेरे दोस्तों। तो आज सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े फटाफट फटाफट से जुड़ जाएं, फटाफट फटाफट से कनेक्ट हो जाएं। एक और जबरदस्त सेशन में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के एक और बेहतरीन सेशन के साथ मैं आया हूं मेरे दोस्तों। तो चलो सारे के सारे मेरे दोस्त जुड़ जाएं। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्तों, और जो मेरे जिगर के टुकड़े यहाँ पे अवेलेबल है फटाफट फटाफट सेशन को शेयर कर देंगे सारे मेरे दोस्तों के सामने, है ना। यहाँ पे है मेरे दोस्तों, ये आपकी प्रेपकर की ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इसका डाउनलोड करना बहुत 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 ही जरूरी है। क्यों जरूरी है मेरे दोस्तों? क्योंकि आप इससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा मेरे दोस्तों आप सारे क्या कर सकते हैं, नए नए जो कोर्सेज आ रहे हैं, चाहे वो आप सीजीएल के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन भी एग्जाम्स में साइंस आता है वो इस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो अब हम चलते हैं, इसीलिए आपको प्रेप करके एप्लीकेशन डाउनलोड करना बहुत ही जरूरी है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ मेरे दोस्तों। तो फटाफट फटाफट से सारे के सारे जुड़िए, ये सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये है आपके पास बाइलिंगुअली क्वेश्चन है, जिससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि भैया सिंगल लैंग्वेज में क्वेश्चंस आ रहे हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है मेरे दोस्तों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर, है ना। इनमें से आपको बताना है। मोल कंसेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा। मोल कंसेप्ट के अंदर नंबर आता है एवोगाड्रो नंबर। तो आप एक मोल में कितने परमाणु मौजूद होते हैं मेरे दोस्तों, उसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर से हम इंडिकेट करते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर होता कितना है, एवोगाड्रो संख्या जो होती है इसको Na से लिखा जाता है मेरे दोस्तों। किससे लिखा जाता है? Na से लिखा जाता है। एवोगाड्रो ने सबसे पहले बताया था कि किसी भी एवोगाड्रो संख्या का मतलब क्या होता है कि किसी भी, जैसे आपके पास वाटर है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल है, कितने परमाणु मौजूद हैं, उनकी संख्या को दिखाया गया है, उसको एवोगाड्रो नंबर से बताते हैं मेरे दोस्तों। और ये कितना होगा, ये वाली वैल्यू नहीं होगी और ये वाली वैल्यू नहीं होगी। बी और सी में से आंसर आने वाला है। तो आपको फटाफट फटाफट से एलिमिनेट करते हुए चलना है और आंसर बताते हुए चलना है। हाँ, हमारे सामने टाइपिस्ट बैठे हैं और वो भी बोल रहे हैं कि सर हमें भी आंसर पता है। तो फटाफट से बता दीजिए कि आपका आंसर क्या होने वाला है। 6.023 इंटू 10 टू पावर 24 होने वाला है या फिर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 होने वाला है। तो आंसर मस्ट बी राइट, आंसर मस्ट बी बी आंसर, है ना। तो सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े फटाफट फटाफट से कमेंट बॉक्स को भर देंगे और आंसर करते चलेंगे और सेशन का लुत्फ उठाते हुए चलेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सारे के सारे जिगर के टुकड़े कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे मेरे दोस्तों, और मजे से सेशन को देखते रहेंगे और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देंगे मेरे दोस्तों। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए मेरे दोस्तों। सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े यहाँ पे आ गए हैं और आंसर करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम्स ऑफ वाटर। 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों, है ना। तो आपकी वाटर की क्वांटिटी कितनी दे रखी है? वाटर का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है मेरे दोस्तों? H2O। कितना होता है मेरे दोस्तों? H2O। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? इसका परमाणु भार निकालना पड़ता है, जिसको परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी बोला जाता है मेरे दोस्तों, है ना। इसको इंग्लिश में एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक, सॉरी, इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एटॉमिक वेट निकाल लेते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन है, उसका परमाणु क्रमांक होता है 1, परमाणु भार भी होता है 1, और इसका कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। और बीच में जो दूसरे तत्व का निकालना है उसमें प्लस लगा देते हैं। ऑक्सीजन मेरे दोस्तों कितने हैं? 1 है, पर मेरे दोस्तों 1 से इसीलिए गुणा हो जाएगा इसका। पर मेरे दोस्तों यहां पे इसका परमाणु जो भार होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? लगभग परमाणु क्रमांक का डबल होता है। क्या होता है? लगभग परमाणु क्रमांक का डबल होगा मेरे दोस्तों। तो कितना हो गया? 16 मल्टीप्लाई करके ये आ गया और 2 का मल्टीप्लाई करके 2 आ गया, प्लस 16 और 2 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 18। तो इसका मेरे दोस्तों परमाणु भार जो निकल के आया वो कितना निकल के आया? 18 निकल के आया मेरे दोस्तों। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने दे रखे हैं मेरे दोस्तों, है ना। टोटल दे रखे हैं 36 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे? टोटल आपका वेट दे रखा है मेरे दोस्तों, कितना दे रखा है? जो टोटल मोल दे रखे हैं मेरे दोस्तों, जो टोटल वेट दे रखा है वो अपॉन में क्या करना है मेरे दोस्तों? आपका एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट निकालना है, परमाणु
बाहर निकालना है मेरे दोस्तों। तो मोल कितने आएंगे मेरे दोस्तों? आपका 36 में कितने का डिवाइड कर देंगे? 18 का डिवाइड कर देंगे, कितना आया? तो कितने मोल निकल के आए मेरे दोस्तों? आपका 2 मोल निकल के आ गए मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या होगा, है ना? हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर? तो आपके कितने निकल के आएंगे? 2 मस्ट बी राइट आंसर। यहाँ पे बहुत सारे मेरे जिगर के टुकड़े आंसर कर रहे हैं। ऐसे ही आंसर करते जाए मेरे दोस्तों और हमारे साथ आगे बढ़ते जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, समान अणुसूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? आपको क्या बताना है कि जिनका अणुसूत्र मेरे दोस्तों समान अणुसूत्र हो लेकिन भिन्न क्या हो मेरे दोस्तों? संरचना हो, है ना? संरचना आपकी भिन्न होनी चाहिए और आपका अणुसूत्र होना चाहिए मेरे दोस्तों, समान होना चाहिए। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं? आपका चलो एलिमिनेट कर देता हूं, समस्थानिक नहीं बोला जाता मेरे दोस्तों और आपका समभारित नहीं बोला जाता मेरे दोस्तों। तो फटाफट फटाफट बता दीजिए कि समान अणुसूत्र हो। अणुसूत्र क्या हो मेरे दोस्तों? समान हो, पर मेरे दोस्तों संरचना अलग अलग हो। कंपाउंड्स having same molecular formula, है ना, but different structure are called मेरे दोस्तों, है ना? इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? समावयवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समावयवी बोलते हैं मेरे दोस्तों। समस्थानिक आपको पता ही है, समस्थानिक क्या होता है मेरे दोस्तों? संभारित बताइए मेरे दोस्तों, है ना? आइसोटोप्स और आइसोबार जैसे जिनके आइसोटोप्स का एग्जांपल दे देता हूं मैं दोस्तों, 1H1 1H2 1H3 मेरे दोस्तों। इनके परमाणु क्रमांक क्या है मेरे दोस्तों? इनके परमाणु क्रमांक समान है मेरे दोस्तों। क्या है? परमाणु क्रमांक समान है मेरे दोस्तों। और परमाणु भार क्या है मेरे दोस्तों? अलग अलग। ये क्या है? परमाणु भार मेरे दोस्तों ये क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसे आपके जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं मेरे दोस्तों, आइसोटोप्स कहलाते हैं। और समभारित में क्या होगा मेरे दोस्तों, है ना? समभारित में क्या होगा? जैसे आपका जो परमाणु भार है वो समान हो जाएगा। परमाणु भार क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। और परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? परमाणु क्रमांक हो जाएगा वो अलग अलग हो जाएगा, है ना? अलग अलग हो जाएगा मेरे दोस्तों, है ना? तो अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। बहुत सारे मेरे जिगर के टुकड़े आंसर करते जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स को ऐसे ही आंसर से भरते जाएं मेरे दोस्तों और हमारे साथ बने रहे लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है मेरे दोस्तों? व्हाट इज द प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम मेरे दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मेरे दोस्तों, समस्थानिक है या समावयवी है या फिर समभारित है या सम आयतनिक है मेरे दोस्तों। मींस अमंग ऑफ दीज आर आइसोटोप्स, आइसोमर्स, आइसोबार्स और आयोनिक, है ना? इनको क्या बोलते हैं? आइसोस्कर्स बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो इनमें से क्या है? प्रोट्रियम का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो 1H1 1H2 और 1H3 मेरे दोस्तों, है ना? 1H2 1H3 1H3 मैंने दोस्तों बता दिया है। ये आपका क्या होता है मेरे दोस्तों? परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। और ये किससे इंडिकेट किया जाता है? ये इंडिकेट किया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। किससे इंडिकेट किया जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना? प्रोटॉनों की संख्या। और यहाँ पे ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्या इंडिकेट किया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को इंडिकेट किया जाता है। जो ऊपर वाला नंबर है इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों परमाणु भार, है ना? परमाणु भार या एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी बोला जाता है मेरे दोस्तों। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, है ना? बहुत अच्छे से मैं सारी चीजें आपको समझाते हुए जा रहा हूं। एटॉमिक मास इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो ये आपके क्या है मेरे दोस्तों? जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, इसको क्लियरिफाई किया था। इसको बोलते हैं समस्थानिक। इसको क्या बोला जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों? इसको समस्थानिक बोला जाता है। हाँ, इसी तरह से मेरे दोस्तों आंसर करते रहे। ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रोट्रियम है ना मेरे दोस्तों 1H1, जिसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? आपका प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, आपको पता है। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी पूछ लिया जाता है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ ली जाएगी, है ना? न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, है ना? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए
तो आपको क्या बताना है? तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? ये होता है मेरे दोस्तों जेड। क्या होता है? जेड, परमाणु क्रमांक। ये क्या होता है मेरे दोस्तों? ए, परमाणु भार, है ना। और न्यूट्रॉन निकालना हो तो आपको क्या करना है? ए में से जेड को माइनस कर देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है मेरे को प्रोटियम में, तो 1 में से 1 गया तो कितना है मेरे दोस्तों? 0 आ गया। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगी? 0 आ जाती है। यही एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्तों। क्योंकि औरों में अगर निकालेंगे तो देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यानी इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, बट प्रोटियम है जिसमें एक भी क्या नहीं है? न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है मेरे जिगर के टुकड़ों, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो, तो इसी तरह से सारे के सारे मेरे दोस्तों आंसर करते चलो और सेशन में हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। हाँ, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाने का सोडा क्या है मेरे दोस्तों? आपको पूछा गया है फॉर्मूला मेरे दोस्तों के ईटिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे दोस्तों। अमंग ऑफ दीज यू हैव टू फाइंड इट आउट दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईटिंग सोडा, या फिर आपका स्वीट सोडा के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों, जिसको खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। चलो, तो आपका फॉर्मूला देख लेते हैं मेरे दोस्तों। ये होता है Na2CO3, है ना। ये होता है फॉर्मूला इसका सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तब सीखेंगे मेरे दोस्तों। तब तक आप क्या करते चले, जब तक आप और क्वेश्चन इसका आंसर भी करते चले। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों? Na2SO4 होता है मेरे दोस्तों। और उसके अलावा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है मेरे दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या होगा? NaOH होगा। क्या होगा? NaOH होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। ओके, खाने का सोडा आपको पूछा गया है कि खाने का सोडा क्या होता है, जिसको स्वीट सोडा भी बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या आंसर होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं बहुत सारी डिटेल बताने वाला हूं। सोडियम बाइकार्बोनेट में मेरे दोस्तों फॉर्मूला आपको याद करना है NaHCO3। देखो, याद करने की एक अच्छी सी ट्रिक है और मैं आपको बता देता हूं किस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। NaHCO3 मेरे दोस्तों, देखो सोडियम और कार्बोनेट मेरे दोस्तों हस्बैंड और वाइफ थे, दोनों के बीच में हो गई पहले तो प्यार मोहब्बत था, फिर होने लग गई लड़ाई। क्या होने लग गई? लड़ाई होने लग गई कि भैया दोनों वर्किंग थे, दोनों ही काम करने जाते थे कि खाना तू बनाएगा, खाना तू बनाएगी, है ना। तो इस तरह से उन्होंने रख ली एक बाई। उन्होंने क्या रख ली? एक बाई रख ली, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? एक तो नाम है बाई, है ना, और एक का इसका ओरिजिनल नाम है वो है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन, है ना। तो इसके दो नाम हो गए ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन कौन से नाम हो गए? मैं लिख देता हूं यहां पे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपके नाम हो गए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको खाने का सोडा तो आपको बोलते हैं, ये केमिकल नेम है मेरे दोस्तों, खाने का सोडे के नाम से जाना जाता है इसको, है ना। उसके अलावा मेरे दोस्तों स्वीट सोडा के नाम से भी जाना जाता है, स्वीट सोडा के नाम से भी जाना जाता है इसको। बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चीजों को पकाने में काम आता है मेरे दोस्तों। यहां पे आपको दिख रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, NaCO3 होता है मेरे दोस्तों, है ना। आपका CO3 दिख रहा है, पर यहां पे CO2 इससे रिलीज होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं मेरे दोस्तों। बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में आपको सिखा दूंगा, चिंता ही मत करो, है ना। ये क्या करती है मेरे दोस्तों? आग बुझाने में यूज आती है, आग बुझाने में यूज आती है मेरे दोस्तों, आग बुझाने में। इसीलिए जो NaCO3 का उपयोग होता है, उसका उपयोग कहां किया जाता है? अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? अग्निशामक यंत्र, यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज किया जाता है मेरे दोस्तों। उसके अलावा ये क्या होता है मेरे दोस्तों? माइल्ड एसिड होता है ना। NaCO3 क्या होता है मेरे दोस्तों? माइल्ड एसिड होता है, माइल्ड एसिड होता है मेरे दोस्तों, है ना। यानी दुर्बल क्या होता है मेरे, सॉरी एसिड लिख दिया मैंने, दुर्बल बेस होता है मेरे दोस्तों, माइल्ड बेस होता है ना। आपका दुर्बल बेस होता है, दुर्बल क्षार होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है, इसीलिए उसका उपयोग एंटा एसिड की फॉर्म में किया जाता है, एंटा एसिड की फॉर्म में किया जाता है पेट की अम्लता दूर करने में। किसमें? पेट की अम्लता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने में, है ना, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे फैक्टर मैंने बता दिए सोडियम
बाइकार्बोनेट से। इसको खाने का सोडा, स्वीट सोडा बोलते हैं मेरे दोस्तों, दुर्बल क्षार है, एंटासिड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मधुमक्खी काट जाए या फिर मेरे दोस्तों आपका कोई नेटल का प्लांट जो कि कहां जंगली इलाकों में होता है, वो भी आपकी स्किन पे चुभ जाए तो भी आप किसका उपयोग करोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम पूछ लिया गया है मेरे दोस्तों, है ना। खाने वाले सामान्य नाम, खाने वाले नमक का सामान्य नाम पूछ लिया गया है मेरे दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं मेरे दोस्तों, NaCl बोलते हैं। यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड के अलावा भैया टेबल सॉल्ट का नाम बताएं, खाने का नमक का नाम बताएं। तो आपको बता दिया है मैंने, वैसे आंसर बता दिया, आपको बताना है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन या एडिबल सॉल्ट मेरे दोस्तों। तो ये होता है मेरे दोस्तों NaCl। NaCl के बारे में, सोडियम क्लोराइड तो आपको पता है, सबको ही पता है मेरे दोस्तों। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसा कंपाउंड है? ये एक आयनिक कंपाउंड है। कैसा है? आयनिक यौगिक है मेरे दोस्तों। कैसा है? आयनिक यौगिक है। अब देखो आयनिक यौगिक होते हैं ना मेरे दोस्तों, वो बंध से बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो देखो ध्यान से समझो, Na पॉजिटिव आयन होता है और Cl नेगेटिव आयन होता है। इन दोनों के बीच में बन गया भैया बंध। क्या बन गया? बंध। तो ये इसीलिए ये इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं मेरे दोस्तों, यानी गलनांक और क्वथनांक। क्या होता है? गलनांक एवं क्वथनांक होता है मेरे दोस्तों, इनका बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। कितना? 1081 केल्विन मेरे दोस्तों। यानी जितने मेरे दोस्तों आयनिक कंपाउंड होंगे, इनके गलनांक और क्वथनांक सारे क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम क्लोराइड आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, है ना। इसको कैसे बनाया जाता है मेरे दोस्तों? आपके जो समुद्र हैं, समुद्र से क्या किया जाता है मेरे दोस्तों? वैसे रिएक्शन पूछ ली जाए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, अम्ल और क्षार रिएक्शन करके, है ना। अगर वैसे पूछ लिया जाए तो उदासीनीकरण अभिक्रिया से भी बना सकते हैं मेरे दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको भी यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। बहुत ही एक ही क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारी डिटेल बता रहा हूं कि मजा ही आ जाएगा आपको। देखो आपने लिया है मेरे दोस्तों NaOH, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब प्रबल क्षार है मेरे दोस्तों, और आपका लिया है HCl मेरे दोस्तों। ये भी क्या है? प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिलके क्या बनाते हैं मेरे दोस्तों? देखो ये Na है, वो किसके साथ जाएगा मेरे दोस्तों? ये Cl के साथ जाएगा। Na किसके साथ जाएगा मेरे दोस्तों? Cl के साथ जाएगा, क्योंकि Na है ना मेरे दोस्तों, ये कैसा आयन है? ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, और OH नेगेटिव आयन है और H पॉजिटिव आयन है मेरे दोस्तों। तो Na तो किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ मेरे दोस्तों, है ना। और आपका जो H है वो OH के साथ चला जाएगा, HOH साथ में चला जाएगा, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O बन जाएगा, है ना। इस तरह से आपका कॉमन सॉल्ट बनता है, जिसको खाने का नमक भी बोलते हैं। और वैसे मेरे दोस्तों इवोपोराइजेशन की टेक्निक से इसको बनाया जाता है। कहां पे? जहां पे लैगून होते हैं, मतलब समुद्री इलाके होते हैं जिसमें सॉल्ट पाया जाता है। उसके अलावा कई जो खारे पानी की झीलें होती हैं, उससे भी ये बनाया जाता है, जैसे सांबर है राजस्थान के अंदर। उसके अलावा जितने भी कोस्टल एरिया है, सी वाला एरिया है, वहां पे वहां से नमक बनाया जाता है मेरे दोस्तों, है ना। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? दही में कौन सा एसिड होता है, ये क्वेश्चन है आपके सामने मेरे जिगर के टुकड़ों। फटाफट से आपको आंसर करना है कि दही में कौन सा एसिड होता है। फटाफट से सारे के सारे कमेंट बॉक्स में आंसर लगा दीजिए कि आंसर क्या आएगा। चलो मैं एलिमिनेट कर देता हूं। बेंजोइक एसिड आंसर नहीं है मेरे दोस्तों, और आपका मैलिक एसिड भी आंसर नहीं है। आंसर क्या होने वाला है? या तो बी आंसर होने वाला है या सी आंसर होने वाला है। तो सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर कर देंगे, और जिन्होंने भी चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों। तो दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है, ये आपको आंसर बताना है मेरे दोस्तों। आंसर कौन सा है फटाफट से आप बताइए, तब तक मैं बता रहा हूं। जो मैलिक एसिड होता है ना मेरे दोस्तों, वो पाया जाता है सेब के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है मेरे दोस्तों? सेब के अंदर। बेंजोइक एसिड है वो खाद्य पदार्थों का क्या करता है मेरे दोस्तों? खाद्य जो पदार्थ है ना मेरे दोस्तों, उनका क्या करता है? प्रतिरक्षी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ना। इसको मतलब खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में क्या किया जाता है? खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग की जाती है मेरे दोस्तों। इसमें इसका उपयोग किया जाता है कि खाद्य पदार्थ खराब ना हो जाए मेरे दोस्तों। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है मेरे दोस्तों? लैक्टिक एसिड आपका आंसर आ जाएगा। दही में क्या होता है मेरे दोस्तों? दही पूछ लिया जाए या दूध पूछ लिया जाए मेरे दोस्तों, है ना। दही या दूध में क्या होता है मेरे दोस्तों? लैक्टोबैसिलस होता है। यह बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस
बैसिलस, है ना। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं मेरे दोस्तों, ये बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बना देते हैं, है ना। ये लैक्टिक एसिड बना देते हैं जिससे दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है मेरे दोस्तों। अगर दूध की पीएच पूछ ली जाए, जो मुख्यतः दूध है उसकी पीएच पूछ ली जाए मेरे दोस्तों, तो इसकी पीएच लगभग 7 के पास होती है, लगभग 6.5 से ज्यादा की तरफ होती है मेरे दोस्तों, है ना। अब इसमें अगर ये क्वेश्चन पूछ ली जाए, देखो क्वेश्चन कई तरह से पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो मिल्कमैन होता है, कौन होता है, मिल्कमैन यानी दूधिया होता है मेरे दोस्तों, वो क्या करता है, दूध को फटने से बचाने के लिए क्या करता है मेरे दोस्तों, आपके दूध के अंदर क्या मिला देता है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा, है ना, पिंच ऑफ यानी एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो वही पिंच ऑफ, एक चुटकी भरा मेरे दोस्तों क्या मिला देता है, NaHCO3, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। अगर ये मिला दिया जाए तो उसकी पीएच बढ़ जाएगी, इसकी पीएच मेरे दोस्तों 7 से ऊपर चली जाएगी मेरे दोस्तों। अब बताओ लैक्टोबैसिलस थोड़ी मेहनत करने में ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, वो 7 से मेरे दोस्तों आपके 6.5 और उससे भी कम लाएगा, तब जाके दूध दही में कन्वर्ट होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम 2-4-5 घंटों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको फटने से बचा सकते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। घुमा घुमा के जाने कितने एग्जाम में अब तक पूछा गया है मेरे जिगर के टुकड़ों। अभी कुछ दिनों पहले जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है मेरे जिगर के टुकड़ों। तो बता दीजिए कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द कार बैटरी। ऑप्शंस आर सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सीट्रिक एसिड मेरे दोस्तों। तो आप आंसर बता दीजिए, तब तक सारे देखो मेरे जिगर के टुकड़ों कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए और सेशन को एक बार शेयर मार दीजिए। आप सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं और लाइक तो कर ही देंगे मेरे जिगर के टुकड़ों। आप लोगों के लिए तो इतनी मेहनत हो रही है तो एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए। हाँ, तो आंसर बता दीजिए कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है मेरे दोस्तों, है ना। चलो मैं एलिमिनेट कर देता हूं, ये और ये आंसर नहीं है, आंसर इस और इसमें से होने वाला है। अब आपके लिए सहूलियत होगी। चलो मैं इनके बारे में बता देता हूं मेरे दोस्तों। साइट्रिक एसिड होता है ना मेरे दोस्तों, ये पाया जाता है खट्टे पदार्थों में। वैसे तो खट्टे पदार्थ जैसे मेरे दोस्तों नींबू है ना, इनमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है मेरे दोस्तों। जो नाइट्रिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों आपका HNO3। क्या होता है, HNO3 इसका फॉर्मूला होता है मेरे जिगर के टुकड़ों। इसकी जो पीएच है कई बार पूछ ली जाती है, इसकी होती है पीएच 1.6 होती है मेरे जिगर के टुकड़ों। उसके अलावा जो नाइट्रिक एसिड होता है मेरे दोस्तों, एक्वा रेजिया बनाने में HNO3 और HCl के मिश्रण को, है ना, इसका जो मिश्रण होता है मेरे दोस्तों 1:3 में मिश्रण कर लिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर बोलते हैं, रॉयल वाटर बोलते हैं। या फिर मेरे दोस्तों इसके अलावा क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया भी बोला जाता है, एक्वा रेजिया भी बोला जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, रॉयल वाटर या एक्वा रेजिया मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। इसका उपयोग आभूषणों को साफ करने में, आभूषणों को पिघलाने में गोल्ड स्मिथ द्वारा किया जाता है ना। ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरे दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका भी एक्वा रेजिया। इसके अलावा टॉयलेट क्लीनर में, है ना, टॉयलेट्स क्लीनर में इसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इनसे रिलेटेड। अगर पीएच पूछ ली जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो वो होती है 1.5। प्रबल अम्लों में आते हैं नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है मेरे दोस्तों। सल्फ्यूरिक एसिड इसका आंसर है। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में और भी चीजें जान लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। इसको क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। इसके अलावा इसके और भी नाम हैं, जिनमें से कई नामों में से है एक गंधक का अम्ल, है ना, गंधक का अम्ल। गंधक क्या होती है मेरे दोस्तों, सल्फर पाई जाती है ना, सल्फर है तो सही इसमें, इसलिए इसको गंधक का अम्ल भी बोलते हैं मेरे दोस्तों। इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं मेरे दोस्तों, है ना। इसके अलावा मेरे दोस्तों अम्लों का राजा भी बोलते हैं इसको, अम्लों का राजा यानी किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं ना, अम्लों का राजा भी इसको बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों। क्यों, क्योंकि इसकी पीएच 0.5 होती है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। पीएच 0 के पास होगी तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आ जाएगा मेरे जिगर के टुकड़ों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक एक क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, प्लस बायलैंग्वेल है, आपको समझ में बहुत आसानी से आ रहा होगा। चिंता मत करो, आपके एग्जाम का जो भी लेवल चल रहा है उससे और भी अच्छे लेवल से
मैं सारी चीजें बहुत कम क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा फैक्ट बता के क्लैरिफाई करता जा रहा हूं। तो आप देख रहे हो विनोद, ये क्या नहीं कर रहे, सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे, फटाफट फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर करते रहे मेरे दोस्तों। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना मेरे दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बन जाता है मेरे दोस्तों, है ना। तो खाना पकाने का तेल है मेरे दोस्तों, उसको वनस्पति घी में बदलना है, तो कौन सी प्रक्रिया इसमें उपयोग की जाती है, ये आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन है मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। तो आपका आंसर आपको करना है मेरे दोस्तों, बाय विच प्रोसेस डज द कुकिंग ऑयल टर्न इनटू द वेजिटेबल घी मेरे दोस्तों। तो ऑयल से वेजिटेबल घी यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है मेरे दोस्तों। आप कौन सी प्रोसेस करेंगे मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि ये क्या आंसर आ जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है तो कौन सा प्रोसेस आएगा, क्रिस्टलन द्वारा नहीं मेरे दोस्तों, संघनन द्वारा। संघनन क्या होता है, आपका पानी का गर्म होना, किसी भी लिक्विड का गर्म होना, फिर भाप बनना और फिर उसका ठंडा हो जाना, क्या कहलाता है, कंडेंसेशन या संघनन कहलाता है। क्रिस्टलन का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, जैसे कोई फॉर्मूला है, जैसे मैं आपको बता दूं Na2CO3 ये फॉर्मूला है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल इस यूनिट फॉर्मूले के साथ जुड़ जाए मेरे दोस्तों, है ना। तो ये क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, क्रिस्टलन कहलाता है। जिन जिन फॉर्मूले में जैसे CaSO4 आ जाए मेरे दोस्तों, उसके साथ 2H2 आ जाए, तो ये क्रिस्टलन है, क्योंकि वाटर के इस फॉर्मूले के साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं इसके साथ मेरे दोस्तों, है ना। तो ऑक्सीकरण भी नहीं आएगा। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ जाना मेरे दोस्तों, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये भी नहीं होगा मेरे दोस्तों, है ना। हाइड्रोजनीकरण इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको खाना पकाना है मेरे दोस्तों, है ना। तो आपको क्या करना है, C ट्रिपल बॉन्ड C मेरे दोस्तों, यहाँ पे फैटी एसिड्स है मेरे दोस्तों, है ना। यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, हाइड्रोजन जोड़ दिया, आगे जगह नहीं है तो मैं एरो को ऐसे बना रहा हूं। अब ये क्या होगा मेरे दोस्तों, बॉन्ड टूट जाएगा, जो डबल बॉन्ड था वो टूटेगा और क्या बनेगा मेरे दोस्तों, आपका C सिंगल बॉन्ड C बन जाएगा। इसके अलावा फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, और क्योंकि एक बंद टूटा है तो एक जगह खाली रहेगी, उसमें ये दो हाइड्रोजन थे वो जाके जुड़ जाएंगे और इससे क्या बन गया, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन के तैयार हो गया मेरे जिगर के टुकड़ों। अच्छा, आपको फॉर्मूला पता चल चुका है कैसे बनाना है, तो कहीं घर पे जाके है ना चोरी चुपके से घर पे ही मत बना लेना, दूसरों का धंधा कहीं बंद करवा दो। तो जबरदस्त तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करते चले मेरे दोस्तों, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। विच सब्सटेंस when heated with chlorine gives bleaching powder, है ना। ऑप्शंस आर त्वरित चूना यानी क्विक लाइम, बुझा हुआ चूना यानी स्लैग लाइम, आपका चूना का पत्थर यानी लाइमस्टोन, और जिप्सम मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ये आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर है, तब तक मैं इनके बारे में बता देता हूं। चलो आप लोगों के लिए एलिमिनेट कर देता हूं मेरे दोस्तों, ये और ये आंसर नहीं है, आंसर ये और ये, इन दोनों में से कुछ होने वाला है। फटाफट फटाफट से आप आंसर बता दीजिए कि आंसर ये होगा, है ना। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि क्विक लाइम क्या होता है मेरे दोस्तों और बुझा हुआ चूना क्या होता है। जो क्विक लाइम होता है जिसको त्वरित चूना बोलते हैं वो होता है मेरे दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना होता है जिसको स्लैग लाइम बोलते हैं मेरे दोस्तों CaOH का हॉल्टवाइज, है ना। उसके अलावा चूने का पत्थर या फिर मेरे दोस्तों कहीं पे मार्बल लिखा आ जाए, है ना, मार्बल लिखा आ जाए, है ना, या संगमरमर लिखा आ जाए, उसका भी यही फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर लाइमस्टोन आ जाए, चूने का पत्थर, है ना, CaCO3 मेरे दोस्तों, है ना। उसके अलावा जिप्सम का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों CaSO4 2H2O मेरे दोस्तों, है ना, कैल्शियम सल्फेट विद 2 क्रिस्टलाइन वाटर। तो ये रहे फॉर्मूले। अब आपको क्वेश्चन पे चलना है। देख रहे हो विनोद, मैं सारे के सारे ऑप्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे ज्यादा आप क्या कर सको, ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज गेन कर सको मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। तो आंसर क्या आने वाला है वो हम देखते हैं कि कौन सा पदार्थ है वो क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में प्रोसेस बताता हूं। कैल्शियम है, ऑक्साइड है मेरे दोस्तों, इसकी रिएक्शन होगी वाटर से, H2O से। वाटर किस में कन्वर्ट होगा, HOH में। तो मेरे दोस्तों ये O है ना मेरे दोस्तों, ये O है, ये O है, वो इस H के साथ कनेक्ट हो जाएगा और एक और OH था, यानी OH कितने हो गए, 2 हो गए मेरे दोस्तों। ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की किससे रिएक्शन करवाएंगे मेरे दोस्तों, है ना, इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन से मेरे दोस्तों, है ना, क्लोरीन से। तो मेरे दोस्तों
ये दो है ना मेरे जिगर के टुकड़ों, दो है तो इस तरह से समझ लो OH और OH मेरे दोस्तों। अब इसमें से H2O निकालो, पानी निकालेगा तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, यानी एक ये वाला पार्ट बच जाएगा, यानी क्या बन के बच गया, CaO बच गया है ना, प्लस वाटर तो अलग हो ही गया। अब और क्या बचा मेरे दोस्तों, क्लोरीन, तो क्लोरीन यहां पे ऐड हो जाएगा और क्या बनेगा, CaOCl2 मेरे जिगर के टुकड़ों, जिसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं। किसको, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलो इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। CaOCl2 मेरे दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको ये तो पता ही, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं मेरे दोस्तों, है ना। इसके अलावा मेरे दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोला जाता है, या कैल्शियम सिंगल ऑक्सीजन होती तो हाइपोक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। इसका उपयोग है ना सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में, पानी के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उनको डेड करने में, उनको किल करने में इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक के रूप में, है ना, रंगाई छपाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती है मेरे दोस्तों, इसको पानी के अंदर डालेंगे ना तो कौन सी गैस रिलीज होगी, एक अकेली ऑक्सीजन जिसको नेस्केंट ऑक्सीजन बोलते हैं, और एक क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन है ये मेरे दोस्तों, जो ऑक्सीजन है सिंगल ऑक्सीजन, ये होती है जहरीली मेरे दोस्तों, सारे बैक्टीरिया को मार देगी। और क्लोरीन गैस वही गैस है मेरे दोस्तों जिसको कलर पर डालेंगे तो कलरलेस बन जाता है। यानी अगर फूलों पर कोई गैस डाली जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, है ना, तो फूलों पे ऐसी कौन सी गैस है ना, कौन सा ऐसा तत्व है जो डाला जाए मेरे दोस्तों जिससे वो कलरलेस हो जाते हैं, तो क्लोरीन है। तो ये इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों। इसके खुद का रंग अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये कैसा होता है, हल्का पीला, है ना, हल्का पीला कलर का होता है, पानी में डालते ही कलरलेस हो जाता है मेरे दोस्तों। इसीलिए इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, यानी आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, रंगाई छपाई में इसका उपयोग किया जाता है, यानी ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो देख रहे हो विनोद, मैं इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं कि जर्रा जर्रा भी बोल दे कि भैया इस जिगर के टुकड़े का सिलेक्शन हो जाए, फिर भी आप सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। और जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर जरूर कर ले मेरे दोस्तों, है ना। तो चलो मेरे जिगर के टुकड़ों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, जो कि क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, कि आपका खाने का सोडा मेरे दोस्तों, इसका फॉर्मूला पूछ लिया गया है। वैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन किया था कि खाने का सोडा क्या है मेरे दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या पोटेशियम कार्बोनेट मेरे दोस्तों, है ना। क्वेश्चन इज देयर इज सोडा टू ईट, है ना, खाने का सोडा क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा मेरे दोस्तों। ऑप्शंस आर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या पोटेशियम कार्बोनेट मेरे दोस्तों। तो जल्दी से सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े एक बार कमेंट बॉक्स को भर तो दो आंसर से। हाँ, मजा तभी आता है तो फटाफट से। अच्छा, एलिमिनेट कर दूं, चलो एलिमिनेट कर देता हूं मेरे दोस्तों। ये आंसर नहीं आएगा मेरे दोस्तों, ये आंसर नहीं आएगा। यानी आंसर क्या होने वाला है, या तो ए आंसर होने वाला है या बी आंसर होने वाला है मेरे जिगर के टुकड़ों। तो लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन मेरे दोस्तों, कहानी उसे कहते हैं। तो फटाफट से सिलेक्शन छीनने के लिए आंसर बता दीजिए कि आंसर क्या होने वाला है। आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, खाने का सोडा, है ना। खाने का सोडा क्या होता है मेरे दोस्तों, NaHCO3, जिसको क्या बोलते थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। खाने का सोडा मेरे दोस्तों, मीठा सोडा मेरे दोस्तों, ये सारे इसके आंसर थे। अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता था मेरे दोस्तों, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देता है ना, किसके साथ मिलकर, H2SO4 के साथ मिलकर मेरे दोस्तों, है ना। इसलिए इसको अग्निशामक यंत्र में भरा जाता है ना। आपके खाने को क्या कर देता है, फुला देता है मेरे दोस्तों। इसीलिए बाटी वगैरह बनाई जाती है, इडली वगैरह बनाई जाती है, जिनमें इसका उपयोग भर के किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, बताओ क्या लगा दूं, सोडियम बाइकार्बोनेट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बी मस्ट बी राइट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट मस्ट बी राइट आंसर, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन को बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझाऊं, और आप भी जोश और जुनून के साथ आंसर करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। और जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में क्या होता है मेरे दोस्तों, केवल सल्फ्यूरिक अम्ल, केवल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आपका नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन अकर्स इन ओनली सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओनली, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। फटाफट से लगा दो आग पानी में मेरे जिगर के टुकड़ों। आंसर क्या
क्या होने वाला है, तो एसिड रेन की बात कर ली है, तो हम बहुत सारी चीजें बताते हैं आपको एसिड रेन के बारे में, तब तक आप मेरे दोस्तों क्या करते रहो, आंसर करते रहो। चलो एलिमिनेट भी कर देते हैं आप लोगों के लिए, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होने वाला है, या तो सी आंसर होने वाला है या डी आंसर होने वाला है। तब तक आप आंसर करिए, तब तक हम फैक्ट्स बताते हैं। एसिड रेन में मेरे दोस्तों पीएच होती है, जो पानी की पीएच होती है मेरे दोस्तों, वो होती है 5.6, है ना। एसिड रेन की पीएच पूछ ली जाए तो 5.6। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एसिड रेन में कौन से एसिड यूज किए जाते हैं, या एसिड रेन बनती क्यों है। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलके मेरे दोस्तों ये वायुमंडल में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं दो अम्ल, दो एसिड। कौन कौन से एसिड बनाते हैं मेरे दोस्तों, है ना। SO2 से बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 जिसको गंधक का अम्ल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल, है ना, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं मेरे जिगर के टुकड़े। इतने सारे नाम है ना। और उसके अलावा NO2 है मेरे दोस्तों, HNO3। तो ये मेरे जिगर के टुकड़ों ये दोनों मिल जाते हैं और ये अम्ल वर्षा करने में सहायक है मेरे दोस्तों, है ना। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब आपकी जो सॉइल हो गई मेरे दोस्तों, भूमि हो गई, वो कैसी हो गई मेरे दोस्तों, जो खेत हो गए, भूमि हो गई, वो हो गई अम्लीय मेरे दोस्तों। इसको निजात पाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, इसको अम्लीयता को खत्म करना, हमें क्या करना है, इसको खत्म करना है, तो हम इसके लिए किसका उपयोग करेंगे मेरे दोस्तों, आप किसका उपयोग करेंगे मेरे दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन में आ जाए तो आपको लिखना है लाइम स्टोन का उपयोग करेंगे, मतलब आप कैल्शियम ऑक्साइड का भुजा हुआ चूना या चूना कोई सा चूना डाल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि अगर भूमि कैसी हो गई मेरे दोस्तों, भूमि हो गई क्षारीय, है ना, अभी तो अम्लीय वर्षा की बात कर रहे थे, अगर भूमि क्षारीय हो गई तो इसको कैसे उदासीनीकरण कैसे करें, उदासीन कैसे बनाए मेरे दोस्तों, तो उसमें क्या मिलाना है, जिप्सम, क्या मिलाना है, जिप्सम मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं मेरे दोस्तों। तो देख रहे हो ना विनोद, कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत से हम इनको पढ़ा रहे हैं, और ये है कि सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं। अरे भैया सारे के सारे स्टेटस पे लगा लो, सारे के सारे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, फेसबुक पे शेयर कर दो, जितने भी सारे दोस्त हैं घर परिवार में सबको बोल दो कि सेशन बहुत जबरदस्त चल रहा है, ऐसा साइंस से कोई नहीं पढ़ाएगा मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या आने वाला है मेरे दोस्तों, अम्ल वर्षा में आपका नाइट्रिक एसिड हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे आंसर है, तो डी आंसर हो जाएगा। बहुत सारे मेरे जिगर के टुकड़े आंसर कर रहे हैं, इसी तरह से कमेंट बॉक्स में भरते रहे आंसर्स को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नींबू में पाए जाने वाला एसिड कौन सा है, आपको बताना है कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑप्शंस आर साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो फटाफट से आंसर बता दीजिए, आंसर क्या आने वाला है मेरे जिगर के टुकड़ों। हाँ, तो चलो मैं एलिमिनेट कर देता हूं मेरे दोस्तों। आपका एसिटिक एसिड नहीं आएगा मेरे दोस्तों और नाइट्रिक एसिड नहीं आएगा। फटाफट से बता दीजिए आंसर क्या आने वाला है। द एसिड फाउंड इन लेमन इज सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो मैं बता देता हूं मेरे दोस्तों, जो नाइट्रिक अम्ल है मेरे दोस्तों, जिसको क्या बोलते थे, HNO3 मेरे दोस्तों। पीएच अभी बताई थी, कितनी होती थी, 1.6 होती थी मेरे दोस्तों, है ना। इसका उपयोग एक्वा रेजिया बनाने में किया जाता था। जो टार्ट्रिक एसिड है मेरे दोस्तों, वो किस में मिलता है, टर्मिंट में मिलता है, इमली में मिलता है ना, कच्चे आम में मिलता है ना, कच्चे आम में मिलता है। उसके अलावा मेरे दोस्तों कच्चे आम के अलावा किस में मिलेगा, है ना, आपका अंगूर में मिलेगा। किस में मिलेगा, अंगूर में। ये सारे किस में, मतलब इन सारों में क्या मिलता है, टार्ट्रिक एसिड मिलता है मेरे दोस्तों। जो एसिटिक एसिड है वो किस में मिलता है, विनेगर में मिलता है ना, विनेगर में, जिसको एसिटम भी बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या आ जाएगा, नींबू, है ना। विटामिन सी का उचित अच्छा स्रोत है, विटामिन सी का क्या है, अच्छा स्रोत है मेरे दोस्तों। और आंसर क्या आ जाएगा, सिट्रिक एसिड इसका आंसर आ जाएगा, है ना मेरे जिगर के टुकड़ों। अब दोस्तों नींबू है, उसमें विटामिन सी है, विटामिन सी से रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। बारबडोसा चेरी के अंदर सबसे उत्तम स्रोत है। उसके अलावा आंवला भी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी होती है मेरे दोस्तों, वो मूत्र में हमारे शरीर से बाहर चली जाती है मेरे दोस्तों, इसीलिए आपको बार बार विटामिन सी की डाइट लेनी पड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड मस्ट बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल की अस्थायी कठोरता मेरे दोस्तों को दूर करने के लिए कौन सी अस्थायी कठोरता की बात कर रहा है, विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है मेरे जिगर के टुकड़ों, जो कि ऐसी, देखो हार्डनेस क्या होती है मेरे दोस्तों, कठोरता, है ना। कैसे पता करेंगे वाटर कठोर है या मृदु है मेरे दोस्तों, आपने साबुन लिया और पानी से हाथ धो लो बस, अगर बहुत सारे अच्छे से झाग बन गए इसका मतलब मेरे दोस्तों वो पानी मृदु है यानी सॉफ्ट वाटर है। इफ we are using a soap and there are lots of lather forming during washing our hands, है ना, तो क्या बन गया मेरे जिगर के टुकड़ों, वो सॉफ्ट वाटर की कैटेगरी में आ गया। और अगर झाग नहीं बन रहे यानी लेदर फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो वो मेरे दोस्तों हार्ड वाटर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जल की अस्थायी कठोरता किसकी वजह से होती है। ये मेरे दोस्तों अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है कैसे, उसको गर्म करके मेरे दोस्तों। चलो तो कंपाउंड पूछ रहा है, विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होने वाला है, या तो आंसर होने वाला बी या आंसर होने वाला सी। फटाफट फटाफट से लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो मेरे जिगर के टुकड़ों, सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। फटाफट से बता दीजिए कि आंसर क्या आने वाला है। तो अस्थायी कठोरता जो आंसर आने वाला है मेरे दोस्तों वो आने वाला है मैग्नीशियम सल्फेट। और अस्थायी कठोरता मेरे दोस्तों सर्दियों के अंदर आप रॉड यूज करते होंगे या गीजर यूज करते होंगे या किसी भगोनी वगैरह में हम गर्म करते होंगे पानी को गैस पे रख के, बर्नर पे रख के, तो मेरे दोस्तों जो बॉटम में जो पैंदे में सफेद सफेद जम जाता है ना मेरे जिगर के टुकड़ों, वही अस्थायी कठोरता होती है। इसका मतलब है अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपायों में पूछ लिया जाए तो हम क्या यूज कर लेंगे मेरे जिगर के टुकड़ों, तो हम यूज कर लेंगे क्या, तो उसको गर्म करके भी दूर किया जा सकता है। और अगर स्थायी कठोरता आ जाए मेरे जिगर के टुकड़ों, वैसे तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसको उसके अंदर वॉशिंग सोडा मिला के भी उसको दूर किया जा सकता है मेरे दोस्तों। तो मैंने काफी चीजें बता दी इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शंस आर एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। द एसिड इज इन द स्टिंग ऑफ एन आंट इज, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। तो मेरे दोस्तों आते हैं ऑप्शंस पे। सबसे पहले चींटी के डंक में मेरे दोस्तों आपको चींटी पूछ लिया जाए, आपको मकड़ी पूछ लिया जाए, आपको मधुमक्खी पूछ लिया जाए, ऑप्शन मेरे जिगर के टुकड़ों यही है। चलो एलिमिनेट कर दिया जाए। सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर नहीं कर रहे मेरे दोस्तों, सेशन को लाइक कर दो फटाफट फटाफट से, धुआं बना दो, सबको धुआं धुआं कर देंगे मेरे दोस्तों। सेशन को शेयर करते रहिए। तो आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। फॉर्मिक एसिड आपका आंसर है, लैक्टिक एसिड आपका आंसर है। चलो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ये दोनों आंसर नहीं है। आप आंसर दीजिए, तब तक मैं बता रहा हूं मेरे जिगर के टुकड़ों। जो एस्कॉर्बिक एसिड है इसको बोलते हैं विटामिन सी में पाए जाने वाला एसिड। विटामिन सी का नाम क्या है मेरे दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, खट्टे फलों में पाया जाता है ये, है ना, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, है ना। उसके अलावा मेरे दोस्तों मतलब विटामिन सी पाई जाती है उसके अंदर, है ना। वैसे जो एसिड होगा वो क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। टार्टरिक एसिड होता है मेरे दोस्तों वही खट्टे फलों में, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है ना, अंगूर में पाया जाता है ना, कच्चे आम में भी पाया जाता है, कच्चे आम में भी पाया जाता है मेरे दोस्तों। उसके अलावा लैक्टिक एसिड है दूध और दही में, दूध या दही में पाए जाने वाला जो अम्ल है ना मेरे जिगर के टुकड़ों, वो क्या है, लैक्टिक एसिड है। तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड। क्या आंसर आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड मस्ट बी राइट आंसर मेरे जिगर के टुकड़ों। जो फॉर्मिक एसिड होगा उसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों HCOOH, है ना, क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड हो गया था वो लाल चींटियों से मिला था, लाल चींटियों को उबाल के मिला था, है ना। सबसे पहले लाल चींटियों की आसवन से, है ना, जो लाल चींटियां उनको एक साइंटिस्ट ने उबाल दिया और उसको उनको निचोड़ के जो एसिड मिला उसको बोला गया फॉर्मिक अम्ल मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। तो इसको क्योंकि लाल चींटियों को क्या बोला जाता है, फॉर्मिका बोला जाता है लैटिन के अंदर, इसीलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया मेरे दोस्तों। तो लाल चींटियां बोल दिया जाए, मधुमक्खियां बोल दी जाए, मकड़ी बोल दी जाए, सब में मेरे दोस्तों चींटियों के डंक में कौन सा एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया इसका उपाय करना है, लाल चींटी खा गई या फिर आपकी मधुमक्खी खा गई, इसका उपाय करना है, तो क्या यूज करेंगे आप, तो आप यूज कर लेंगे एंटा एसिड। क्या यूज कर लेंगे, एंटा एसिड मेरे दोस्तों। एंटा एसिड में आप क्या यूज कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज कर सकते हैं मेरे दोस्तों, है ना, या आपको घरों में मिल जाएगा NaHCO3, खाने का सोडा तो सबके घरों में मिलता है। इन दोनों को अगर हाथ पे खा गई तो हाथ पे थोड़ा सा मालिश कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे
और उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। इसको क्या बोलते हैं ये पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों, तो इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मेरे दोस्तों। पेट की अम्लता को दूर करने में मेरे दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, इन दोनों का उपयोग किया जाता है, दोनों ही एंटासिड है और दोनों ही दुर्बल क्षार के अंदर आते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। सामान्य बैटरी में क्या होता है ना। ये क्वेश्चन दूसरी घुमा फिरा के पहले वाले क्वेश्चन में कहीं पे आ गया है कि कार की बैटरी में कौन सा एसिड होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं होता मेरे दोस्तों, एथिलीन ग्लाइकोल बनता है, साबुनीकरण की प्रोसेस से बनता है मेरे दोस्तों। जब उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तब ये बनता था। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में तो बताया है मेरे जिगर के टुकड़ों थोड़ी देर पहले, इसको खाने का सोडा और आपका स्वीट सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कई चीजें बता दी है। एथेनॉल मेरे दोस्तों ये क्या होती है मेरे दोस्तों, C2H5OH है ना, इसके बारे में पहले नहीं बताया तो मैं बता देता हूं। C2H5OH इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल, इसको इथाइल क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल भी बोल देते हैं, एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं मेरे दोस्तों। और इसका उपयोग कहां किया जाता है, पीने वाली शराब है ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को, वही वाली शराब है मेरे दोस्तों, पीने वाली शराब में इसका उपयोग किया जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। यहाँ पे OH होता है, ये अल्कोहल का ग्रुप है मेरे दोस्तों जिसमें ऑल बोला जाता है, इसीलिए इसको मेथेनॉल बोला जाता है। C2H5 मेरे दोस्तों क्या होता है, इथेन है ना, और OH मतलब इथेन प्लस ऑल इथेनॉल, इस तरह से IUPAC पद्धति में नाम दिया गया। कई बार IUPAC की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, IUPAC मैं लिख दूं इंटरनेशनल, चलो लिख देता हूं फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो मेरे दोस्तों जितने भी कंपाउंड के नामकरण किए जाते हैं उनके लिए यही संस्था क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है ना। तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मेरे जिगर के टुकड़ों, ठीक है। ओके, अब आंसर क्या आने वाला है, सामान्य बैटरी में जो निम्नलिखित रसायन होते हैं उनमें से किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको आंसर करना था। तो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं मेरे दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, H2SO4 क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। उसके अलावा मेरे दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं, गंधक का अम्ल भी बोलते हैं, pH 0.5 होती है। बहुत सारे फैक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। अम्लों का राजा, सॉरी हाँ, अम्लों का राजा भी बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। तो देख लो मेरे जिगर के टुकड़ों कितने सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बहुत सारी चीजें हम पहले से ही ऑलरेडी हम देख चुके हैं। चलो, तो ऑप्शंस आर खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वुडन राख मेरे दोस्तों, ये ऑप्शंस हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इस तरह से होना चाहिए। वैसे बेकिंग पाउडर अलग होता है, लॉन्ड्री पाउडर जो कि आपका धावन सोडा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और फ्लाई ऐश मेरे दोस्तों। इनमें से ऑप्शंस के हिसाब से क्या नहीं आना चाहिए, ये दोनों चलो एलिमिनेट कर दिए। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो मेरे सारे जिगर के टुकड़ों, सिलेक्शन कहानी उसे कहेंगे हम। फटाफट से आंसर बता दीजिए और सारे के सारे मिलके सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए मेरे दोस्तों, और देखते रहिए हमारे साथ साइंस का एक और जबरदस्त सेशन। आंसर क्या आएगा बता दीजिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है क्या मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों इसका तो फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 विद 10 क्रिस्टलाइन वाटर, है ना। ये धावन सोडा था मेरे दोस्तों, क्या बोलते थे, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा इसको बोलते थे, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट बोलते थे, इसका नाम रासायनिक नाम क्या था, सोडियम कार्बोनेट, यानी ये तो आंसर नहीं है।
सोडियम कार्बोनेट, है ना। 50-50 लगाते रहो मेरे जिगर के टुकड़ों। आंसर क्या होने वाला है, यही आंसर होने वाला है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा मेरे दोस्तों, है ना। फॉर्मूला क्या होता था, NaHCO3 मेरे दोस्तों। एंटा एसिड होता था, आग बुझाने में, अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता था मेरे जिगर के टुकड़ों। अच्छा, ये बनता कैसे है मेरे जिगर के टुकड़ों, ये सोडियम कार्बोनेट से भी बन सकता है और मेरे दोस्तों NaCl से भी बन सकता है मेरे जिगर के टुकड़ों। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा मेरे जिगर के टुकड़ों फर्स्ट, है ना, आपका खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है, CaSO4 half H2O, है ना। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, POP भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर POP बोलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा, ये आपको आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा उत्पाद है जो कि रसोई में हम उसका उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग मेरे जिगर के टुकड़ों कहां पे किया जाता है, मधुमक्खी के डंक को भी बेअसर करने में मदद कर देता है ना। तो कौन सा ऐसा उत्पाद है, नमक मेरे दोस्तों, NaCl बिल्कुल नहीं आंसर है ना। काली मिर्च मेरे दोस्तों, है ना, पेपर, है ना, ब्लैक पेपर बोल दो, पेपर बोल दो, इसका उपयोग नहीं किया जाता है मेरे दोस्तों। इन दोनों में से आंसर होगा, आंसर या तो होने वाला है C या होने वाला है D। और थोड़ी देर पहले ही बताया है, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। NaHCO3 इसका उपयोग किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं, मैंने कई बार बता दिया। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता था। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है मेरे जिगर के टुकड़ों, मधुमक्खी होगी उसके डंक में क्या होगा, ये आपको बताना है। व्हाट हैपेंस इन बी स्टिंग, है ना, उनके डंक में क्या होता है ये बताना है, मधुमक्खी के डंक में। एन एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन, एन अल्कलाइन लिक्विड, कोरोसिव लिक्विड मेरे दोस्तों। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पता है, मधुमक्खी का डंक हो, चींटी हो, मकड़ी हो, सब में क्या होता था मेरे दोस्तों, एसिड ही तो होता था। कौन सा एसिड होता था, फॉर्मिक एसिड होता था मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। तो आप ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस बता दीजिए फटाफट से। एसिडिक लिक्विड लगाऊं, ए लगाऊं, बी लगाऊं, तो फटाफट से आप आंसर तो अब मैंने बता ही दिया है। आंसर क्या आ जाएगा, सारे जो एसिड और बेस होते हैं वो वैसे भी कोरेसिव होते हैं, है ना। तो आंसर वैसे अगर ए ऑप्शन नहीं होता तो आंसर डी भी आ सकता था, ठीक है। ये और ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ना तो सॉल्ट होता है ना फिर क्षारीय नेचर का होता है, एल्कलाइन होगा, यानी बी और सी तो आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आ सकता है, ए और डी आ सकता है। अगर ऑप्शन ए की जगह कुछ और दे रखा होता और न्यूट्रल सॉल्यूशन होता तो आंसर ए आ जाता मेरे दोस्तों, क्योंकि सारे एसिड और सारे बेस क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं। पर कोरोसिव वर्ड से ये पता नहीं चलता कि एसिड है या बेस है मेरे दोस्तों, इसीलिए ये अप्रोप्रिएट आंसर क्या आ जाएगा मेरे जिगर के टुकड़ों, इसका आंसर आ जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन, है ना, एन एसिडिक सॉल्यूशन, है ना। आपका क्या आ जाएगा, एक अम्लीय लिक्विड मेरे दोस्तों, ये होगा मधुमक्खी के डंक में। और ये कौन सा होता था, फॉर्मिक अम्ल, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। कार्बन के बहुत सारे अपर रूप होते हैं मेरे दोस्तों, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें चारकोल होता है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरे दोस्तों मैं ऑप्शंस के थ्रू आपको ये दोनों एलिमिनेट कर देता हूं, आपको बताना है ए और बी, है ना। क्वेश्चन इज विच इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर कार्बन मेरे दोस्तों, हार्डेस्ट सब फॉर्म कौन सी है मेरे दोस्तों, वो आपको बताना है। आपका डायमंड है, आपका पन्ना है, आपका तांबड़ा है जिसको गार्नेट बोलते हैं, या पुखराज है, स्टोन की बात कर रहा है ना। वैसे मेरे जिगर के टुकड़ों जो ग्राफीन होता है ना मेरे दोस्तों, आजकल ग्राफीन आ रहा है, वो बहुत ज्यादा टेंसाइल है, मतलब बहुत ज्यादा तन्ने भी है और कठोर सब्सटेंस में भी आता है, लैब में बनाया गया है, पर यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, हीरा और पन्ना में से आप आंसर लगा दीजिए। तब तक मैं हीरे के बारे में बताता हूं। हीरा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हीरा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेफाइट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फुलरीन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेफाइट के अलावा फुलरीन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फटाफट से बता दीजिए कि आंसर क्या होएगा। चलो मैं फटाफट ज्यादा फैक्ट बताता चलता हूं कि हीरा एक क्या है, अधातु है। पहली बात, आंसर तो क्या आएगा, आंसर बिल्कुल हीरा आएगा। हीरा क्या है, एक अधातु है मेरे दोस्तों, है ना। अधातु होते हुए भी सबसे कठोर है ना, सबसे कठोर है। अधातु बेसिकली क्या होती है, कठोर नहीं होती है, पर अधातु होते हुए भी सबसे कठोर है मेरे दोस्तों। जो ग्रेफाइट होता है मेरे दोस्तों, वो क्या होता है, अधातु है। अधातु विद्युत का चालन नहीं करती है, पर ये क्या होता है, सुचालक होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मेरे दोस्तों, वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो पाए जाते हैं, इसीलिए। फुलरीन है ना मेरे जिगर के टुकड़ों, ये किसने बनाया था, ये एक आर्किटेक्ट ने बनाया था जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर।
बकमिनिस्टर फुलर इनका नाम था, ये पूछा जाता है। इनके नाम पे ही इसका नाम फुलरिन रखा गया है। इसको बकी बॉल भी बोलते हैं, बकी बॉल, क्योंकि बॉल जैसे शेप का होता है, ये बिल्कुल फुटबॉल जैसे शेप का होता है ना। कैसा होता है? फुटबॉल जैसा शेप का होता है मेरे जिगर के टुकड़ों। इसको C60 भी बोलते हैं ना, कार्बन का 60 मेरे दोस्तों, है ना। इसमें टोटल जो फलक पाए जाते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिए जा सकते हैं इनमें से ऑप्शंस के हिसाब से। तो फलक होते हैं टोटल 32 में से 2 टाइप के फलक हो सकते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। कैसे कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आपके जो 20 फलक होते हैं और 12 फलक में इसको डिवाइड किया गया है, ये होता है मेरे दोस्तों षटकोणीय यानी हेक्सागोनल शेप के होते हैं। और ये मेरे जिगर के टुकड़ों कैसा होता है? पंचकोणीय। कैसा होता है? पंचकोणीय होता है ना। ये सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ग्रेफाइट का जो उपयोग है वो कहां किया जाता है? आपका मेडिकल साइंस में इसका उपयोग किया जाता है। जो ग्रेफाइट है मेरे दोस्तों, फुलरिन का उपयोग मेडिकल साइंस में, ग्रेफाइट का उपयोग आपकी पेंसिल बनाने में किया जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों। उसके अलावा इसका उपयोग कहां पे किया जाएगा? ल्यूब्रिकेशन की फॉर्म में इसका उपयोग किया जाएगा। हीरा के बारे में तो पता ही है, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा कटर्स बनाने में, जो आपके कांच काटने के यंत्र आते हैं, मतलब औजार आते हैं, उनका में इसका उपयोग किया जाता है। तो सेशन को आप जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर करते चलिए और हमारे साथ बने रहिए इस जबरदस्त सेशन में। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर क्या कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है मेरे दोस्तों, है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेरे दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, कार्बन के अपन रूप बताए हैं। तो चलो, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? लिथियम, फॉस्फोरस, कार्बन एंड आर्गन, है ना। तो आपका आर्गन नहीं आएगा मेरे दोस्तों और आपका फॉस्फोरस नहीं आएगा। आंसर क्या आने वाला है मेरे दोस्तों? ए और सी में से आने वाला है। मैं इनके बारे में कुछ फैक्ट बताते हुए चलता हूं मेरे जिगर के टुकड़ों आप लोगों को, है ना। तो निम्न में से किस विकल्प का? आपका लिथियम के बारे में बता दूं मेरे दोस्तों, लिथियम है सबसे हल्की धातुओं में आती है ना, सबसे हल्की धातु है मेरे दोस्तों, है ना। इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। किससे? चाकू से काटा जा सकता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, है ना, कौन से ग्रुप में आती है? एस ब्लॉक के अंदर ये आती है मेरे जिगर के टुकड़ों। उसके अलावा चाकू से और काटे जाने वाली धातु के बारे में सोडियम और पोटेशियम है। आपका जो फॉस्फोरस है ना मेरे जिगर के टुकड़ों, ये श्वेत फॉस्फोरस होता है ना, वो इतना ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है कि हवा में आते ही रिएक्शन कर जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग कहां किया जाता है? माचिस में, है ना। तो जो लाल फास्फोरस होता है उसका उपयोग, रेड फास्फोरस का उपयोग कहां किया जाता है मेरे दोस्तों? है ना, माचिस की तिल्लियां बनाने में। माचिस की तिल्लियां जो बनती हैं मेरे दोस्तों, उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैच बॉक्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा मेरे दोस्तों, जो आर्गन है अक्रिय गैस है मेरे दोस्तों। कैसी है? अक्रिय गैस है मेरे दोस्तों। ये इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? बाह्यतम कोश में। इसीलिए ये कैसी होती है? स्थायी होती है मेरे जिगर के टुकड़ों। इनको नोबल गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोबल गैस, क्योंकि ये अक्रिय होती है, नट होती है, रिएक्शन नहीं करती है। आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन मेरे दोस्तों, है ना, क्योंकि आपका हीरा है कार्बन का ही तो बना हुआ है और ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत ज्यादा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन मस्ट बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्विक सिल्वर मेरे दोस्तों, देखो सिल्वर नाम से अब लोग आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिल्वर नाम से आप सीधा सिल्वर पे जाएंगे, पर सिल्वर आंसर इसका नहीं है। तो बता दीजिए क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो चलो मैं सिल्वर को उड़ा देता हूं और सोने को भी उड़ा देता हूं। आंसर ए और डी में से दे दीजिए मेरे जिगर के टुकड़ों, कि आंसर ये होने वाला है। तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है मेरे दोस्तों? आपका आंसर क्या आने वाला है? पारद यानी पारा, आपका चांदी, आपका सोना और आपका तांबा। तो क्या आंसर आने वाला है मेरे दोस्तों? आंसर आने वाला है आपका पारा। पारे को क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर बोलते हैं। Hg मेरे दोस्तों, जिसको मरकरी भी बोलते हैं। और जो मरकरी होता है ना मेरे दोस्तों, क्या मरकरी होता है जिसको पारा बोलते हैं, ये क्या करता है मेरे दोस्तों? ये कहां, एक तो कमरे के ताप पर किस में अवस्था में रहता है मेरे दोस्तों? है ना, तरल अवस्था में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल अवस्था में रहता है कमरे के ताप पर। उसके अलावा मेरे जिगर के टुकड़ों, जो पारा है ये इसका उपयोग थर्मोमीटर में, बैरोमीटर में उपयोग किया जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर में इसका उपयोग किया जाता है। चांदी है मेरे दोस्तों, Ag है, जो तन्य धातुओं में आती है, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक।
सर्वोत्तम क्या है मेरे जिगर के टुकड़ों, सुचालक के श्रेणी में आती है मेरे दोस्तों, है ना। उसके अलावा जो सोना है वो क्या आती है मेरे दोस्तों, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है मेरे दोस्तों। इसका मतलब है जो आपका स्वर्ण है सबसे ज्यादा अधातु वर्धनीय, सबसे ज्यादा अधातु वर्धनीय एवं तन्य धातु होती है। इसका मतलब है मोस्ट मेलेबल और टेंसाइल मेटल के अंदर आता है। तांबा होता है विद्युत को सुचालक होता है, तांबा और जिंक को मिला के मेरे दोस्तों क्या बनाया जाता है, आपका ब्रॉन्ज बनाया जाता है। तो ये आपके आंसर था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पारा। आपका जो जापान है मेरे दोस्तों, जापान के अंदर जो मीनामाचा रोग हुआ था वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से जलीय स्रोतों के अंदर पारा की क्वांटिटी बढ़ गई थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, उसका भी रीजन ये पारा था। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, पारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है ना। सोडियम को किसमें रखा जाए कि भैया उसमें आग ना पकड़े। देखो सोडियम होता है मेरे दोस्तों, पोटेशियम होता है, पोटेशियम सोडियम, आपका कैल्शियम होता है, ये क्या होती है मेरे दोस्तों, उच्च क्रियाशील, अधिक क्रियाशील धातुओं के अंदर आती है। कैसी आती है, अधिक क्रियाशील धातु के अंदर आती है मेरे जिगर के टुकड़ों। इसका मतलब ये जल्दी से रिएक्ट कर जाएंगे और आग पकड़ लेंगे। तो आंसर ये दोनों तो नहीं है, आंसर क्या होने वाला है, या तो ए आंसर होने वाला है या बी आंसर होने वाला है। तो लगा दो मेरे जिगर के टुकड़ों, सारे के सारे आंसर लगा दीजिए कि आंसर क्या होने वाला है। बताओ सोडियम को किस में रखा जाए मेरे दोस्तों, तो कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। सोडियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, वाटर, वेजिटेबल ऑयल और नन ऑफ दीज। तो कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाएगा, जिससे ये मेरे दोस्तों एनवायरमेंट की ऑक्सीजन से भी रिएक्शन ना करे और नाइट्रोजन की ऑक्साइड ना बना दे, इसीलिए कैरोसिन ऑयल के अंदर इसको संचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपको बताना है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है वो बताना है। कागज का कटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, और दिए गए विकल्प सही है ना। तो दिए गए सभी विकल्प सही नहीं होंगे। जल का बर्फ बनना आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलो आप बता दीजिए कि भौतिक परिवर्तन पूछा है मेरे दोस्तों, तो ये और ये आंसर नहीं होगा, आंसर बी और सी में से होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, पेपर कटिंग अ ट्री, है ना, आपका आइस फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन। देखो मेरे दोस्तों फिजिकल चेंज होता है भौतिक परिवर्तन, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। अब देखते हैं, देखो कागज को काट दोगे मेरे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये सभी भी दिए गए हैं, चलो ठीक है, तो ये दोनों आंसर नहीं है, सी और डी में से आंसर होने वाला है। देखो कागज को काट के मेरे दोस्तों वापस से चिपकाया जा सकता है, पेड़ की टहनियों को काट के फिर से वापस से क्या किया जा सकता है, वापस ग्रो हो सकती है मेरे दोस्तों। जल का बर्फ बनना है ना, तो जल से बर्फ बन गया, बर्फ से वापस से गर्म करके जल बनाया जा सकता है। यानी मेरे दोस्तों दिए गए विकल्प सभी सही है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटने के पश्चात सेब को भूरे रंग में बदलना किसका उदाहरण है। तो मेरे दोस्तों सेब किस में बदल गया, भूरे रंग में बदल गया, यानी सेब का क्या हो गया मेरे दोस्तों, परिवर्तन हो गया, नया पदार्थ बन गया। यानी कौन सा हो गया मेरे जिगर के टुकड़ों, आंसर या तो सी हो सकता है या डी आंसर हो सकता है। कमेंट बॉक्स में आंसर भर दीजिए और लगा के दबा के सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए मेरे दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का एग्जांपल है। नए पदार्थ का निर्माण होता है एसीटोन के वाष्पन में मेरे दोस्तों। कोई वाष्प बन गया तो कोई नया पदार्थ बना नहीं, वो तो उसकी तो अवस्था चेंज हुई है, वापस से हम उसी अवस्था में ला सकते हैं। कोयले के दहन में कोयले को जला दो मेरे दोस्तों, C+O2 क्या बन गया, CO2 बन गया मेरे जिगर के टुकड़ों। नया पदार्थ बन गया कि नहीं बन गया, तो कोयले के दहन में नया पदार्थ बनेगा। मक्खन पिघल जाए तो मेरे दोस्तों वापस से जमा दो। और कपूर के ऊर्ध्वपातन में, ऊर्ध्वपातन क्या होता है मेरे दोस्तों, कोई अवस्था ठोस से किस में बदल जाए, डायरेक्ट, है ना, ठोस से डायरेक्ट आपका गैसीय अवस्था में बदल जाए, इस विधि को बोलते हैं मेरे दोस्तों ऊर्ध्वपातन विधि, है ना। तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, कोयले के दहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब आपको पता है जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, चांदी का काला होना सल्फर से रिएक्शन करके काला हो जाता है, या H2S गैस से रिएक्शन करके काला हो जाता है। पानी का उबलना क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि पानी को उबाल के वापस से मेरे दोस्तों ठंडा कर सकते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। कागज जल जाएगा तो राख बन जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
सा रासायनिक परिवर्तन है मेरे दोस्तों? बीकर में जल का उबलना? नहीं। जल उबलेगा तो वापस से मेरे दोस्तों जल को ठंडा किया जा सकता है। केला छीलना? नहीं मेरे जिगर के टुकड़ों, हम जुगाड़ कर केले को बंद भी कर सकते हैं। एल्युमिनियम को पन्नी को काट के उसके टुकड़े करना, टुकड़े करने से वापस से क्या नहीं बन सकता? एल्युमिनियम को पिघला के वापस से पन्नी बनाई जा सकती है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ दूध था, उससे दही बन गया नया पदार्थ, है ना? तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन के अंदर आ जाएगा। खाली जगह ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम का पहला अवलोकन किया। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने उत्प्रेरक के बारे में बताया, है ना? तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? वो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं या अधिक कर देते हैं। अभिक्रिया के वेग को मेरे दोस्तों, के वेग को क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, है ना? या तो कम कर देंगे उस अभिक्रिया के वेग को, या बढ़ा देंगे। तो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहलाते हैं। और सबसे पहले डॉबेराइनर ने अपने किसके बारे में? प्लेटिनियम उत्प्रेरक का उपयोग किया था। हाँ, किसने? डॉबेराइनर नाम के साइंटिस्ट ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा से पानी के विखंडन का मतलब है मेरे जिगर के टुकड़ों टूटना, है ना? तो टूटेगा तो मेरे दोस्तों क्या होगा? अपघटन तो होगा ही मेरे दोस्तों। तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय द लाइट एनर्जी इज कॉल्ड, है ना, रेडिएटिव डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस और थर्मोलाइसिस मेरे दोस्तों, है ना? तो आपका H2O है मेरे दोस्तों, आपने क्या कर दिया? आपने क्या दे दिया? H म्यू दे दिया, प्रकाश दे दिया, और H2 और O2 में ये कन्वर्ट हो गया मेरे जिगर के टुकड़ों। इसको बोलेंगे अपघटन। प्रकाश की वजह से हुआ है तो प्रकाशिक अपघटन यानी फोटोलाइसिस इसको बोलेंगे मेरे जिगर के टुकड़ों। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी से होता तो क्या बोलते मेरे दोस्तों? विद्युत अपघटन बोलते, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, ये भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। पदार्थों का किण्वन सड़ के तो नया पदार्थ बन जाएगा। गैसों का द्रव में द्रवीकरण, है ना? आपका ठोसों का द्रवों में पिघलना, अच्छा नहीं है मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना? तो ये आपका हो जाएगा ठोसों को द्रवों में पिघलना, द्रवों को वापस से ठोस बनाया जा सकता है। पदार्थ आपका द्रवों को गैसों में वाष्पीकरण करके वापस से द्रव बनाया जा सकता है। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, द्रव से वापस से गैस बनाई जा सकती है। इसका मतलब एक रासायनिक परिवर्तन ढूंढ लो, पदार्थों का किण्वन, फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंसेज, है ना? तो आपका फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंसेज नोन एज, आपका पदार्थों का किण्वन जो होगा वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि नया पदार्थ बन जाएगा। जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेता है, विटामिन सी के अंदर होता है मेरे दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा होता है? विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, है ना? तो उसको कौन सा रोग नहीं होता है मेरे दोस्तों? आपका विटामिन सी की वजह से जो रोग होता है उसको बोलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों ब्लीडिंग ऑफ गम्स, है ना? आपके मसूड़ों से खून आना शुरू होता है और वो रोग होता है स्कर्वी। वो रोग क्या होता है? स्कर्वी होता है मेरे जिगर के टुकड़ों। बेरी होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। पेलेग्रा और रिकेट्स आंसर नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी? है ना? विटामिन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना? तो आपका कार्बोहाइड्रेट है मेरे दोस्तों, इससे हमें एनर्जी मिलती है। वसा से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से एनर्जी मिलती है मेरे दोस्तों, है ना? आपकी जो विटामिन्स होती है ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। हमारी बॉडी को क्या देते हैं? ये हमारी बॉडी को क्या देते हैं? ऐसे पोषक तत्व देते हैं जिसकी कमी से हमारे जिगर के टुकड़ों हमारी क्या नहीं हो जाए मेरे दोस्तों? आपके बीमारी नहीं हो जाए, जैसे क्वाशियोर है और मैरस्मस जैसे डिजीज नहीं हो जाए। तो आंसर क्या आ जाएगा जो मैं बता ही रहा हूं, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? विटामिन ए आंसर, मतलब ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा विटामिन। आपको डिटेल भी बता देता हूं इस क्वेश्चन की कि जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मेरे दोस्तों आपको 4 कैलोरी ऊर्जा देगा। कितनी? 4 कैलोरी। अगर वसा की बात करें तो 1 ग्राम जो आपको वसा है वो 9 कैलोरी ऊर्जा देगा। और मेरे जिगर के टुकड़ों आपका जो विटामिन है, सॉरी प्रोटीन है, वो 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 कैलोरी ऊर्जा देगा। इसका मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देता है वो देता है वसा, है ना? पर यहां पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऊर्जा का स्रोत बिल्कुल नहीं है। इसकी कमी से हमें डिजीज जरूर हो सकती है ना? हमारे शरीर में जरूर
जरूरी है ये तत्व, तो आंसर क्या आ जाएगा विटामिन। इसकी कमी से क्या हो जाता है, क्वाशियोरक्योर और मेरस्मस नाम के रोग हो जाते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त कैटलिस्ट कौन सा है मेरे दोस्तों, तो तेलों के जो हाइड्रोजनीकरण होंगे उनमें ये दोनों कैटलिस्ट का उपयोग नहीं किया जाएगा। आंसर क्या आने वाला है, या तो बी आंसर आने वाला है या सी आंसर आने वाला है, तो फटाफट से आंसर बता दीजिए। आंसर या तो आने वाला है प्लेटिनियम मेरे जिगर के टुकड़ों, या आने वाला है निकिल, है ना। तो आंसर क्या आएगा, है ना, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, निकिल कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है मेरे जिगर के टुकड़ों। आपका देखो कैल्शियम सूक्ष्म पोषक तत्व है, कॉपर एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, सोडियम इसकी वजह से तो आपके डिजीज हो जाती है गलगंड घेंगा, है ना, आयोडीन की कमी से, तो सोडियम है। इसका मतलब जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है सिलिकॉन, ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। नेक्स्ट, धातु परमाणु से युक्त विटामिन है, जो धातु पाई जाती है मेरे दोस्तों, आपका कोबाल्ट एक धातु पाई जाती है ना, तो कौन सा विटामिन है मेरे जिगर के टुकड़ों, फटाफट से बता दीजिए। चलो मैं इनके नाम भी बता देता हूं, आपका आंसर आएगा मेरे दोस्तों आपका B12, इसको बोलते हैं कोबाल्ट धातु इसके अंदर पाई जाती है, इसको बोलते हैं साइनोकोबैलामिन। क्या बोलते हैं, साइनोकोबैलामिन इसको बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन ए, इसको बोलते हैं रेटिनॉल, है ना। आपको नाम पूछे जाते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन मेरे दोस्तों, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। और उसके अलावा जो ऑप्शन आपका विटामिन सी है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल इसको बोला जाता है ना। तो ये सारे तो आपका विटामिन सी का स्रोत भी था, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। आपका ऑप्शन क्या आएगा, सी आंसर आएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है ना, नहीं पूछा गया है मेरे दोस्तों, WBC, है ना। तो बी और सी विटामिन है, जल में घुलनशील है, और KEDA ये शॉर्ट फॉर्म है कीड़ा, ये वसा में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है, फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील। तो आपको क्या आंसर लगाना है मेरे दोस्तों, जल में घुलनशील नहीं है यानी वसा में घुलनशील होंगे, KED में से ऑप्शन लगा दीजिए। तो मेरे दोस्तों ए ऑप्शन है तो ए लगा देंगे। B1 को बोलते हैं थायमिन, सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, ए को बोलते हैं रेटिनॉल। तो साथ साथ में मैं सारी चीजें आपको बताता हुआ चल ही रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन के लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है, बाय टेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फूड पीपल गेट न्यूट्रिएंट्स फूड, बाय टेकिंग food rich in all kind of quantities, by taking sprouted grains, eating boiled food, or none of these। मतलब सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने से, अंकुरित अनाज लेने से, उबला हुआ भोजन खाने से, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ऑप्शन में से आपको छांटना है कि क्या आंसर आने वाला है। तो आंसर आने वाला है कि आपको क्या होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिले, प्रोटीन भी मिले, फैट भी मिले, सारे क्या होने चाहिए, पोषक तत्व होना चाहिए। तो सभी प्रकार के गुणों से संपन्न जो पोषक तत्व होंगे वो आपके फूड में मौजूद होने चाहिए मेरे जिगर के टुकड़ों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट से सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए मेरे दोस्तों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन ए को बोलते हैं मेरे दोस्तों रेटिनॉल, और इसकी कमी से मेरे दोस्तों कौन सी डिजीज होती है, वो होती है आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अगर आपका फॉगी जैसी सिचुएशन आ जाती है तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, रतौंधी इसको बोलते हैं, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है मेरे दोस्तों, तो व्यक्ति में किसकी कमी है, रिकेट से पीड़ित होगा, मतलब उसकी हड्डियां कमजोर होंगी, और हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपकी विटामिन डी काम आती है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। बी के तो बहुत सारे नाम हैं, और के को क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन, नेफ्टोक्विनोन इसको बोलते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, डी। इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स, है ना, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं। एक आंखों में रोग होता है जिसको जीरोप्थैलेमिया बोलते हैं, आंखें सूख जाती हैं, मतलब लिक्विड आंखों में होता है वो सूखने लग जाता है, उसको बोलते हैं जीरोप्थैलेमिया, और उसका आंसर विटामिन ए होगा। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, अभी बताया था। देखो विटामिन B1 है, विटामिन B1 है, उसको बोला जाता है थायमीन। एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों विटामिन सी को। आपका बायोटीन बोला जाता है विटामिन B7 को, और आपका नियासिन बोला जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों विटामिन जो बी है
B3 को मेरे दोस्तों नियासिन बोला जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, B1 पूछा है तो आपका जो B1 है यहाँ पे थायमिन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है ना। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सब्सटेंस इन ह्यूमन, जल है, सूर्य का प्रकाश है, भोजन है, गैस है। इनमें से आंसर लगाना है कि इनमें से क्या आंसर आने वाला है ना। तो मनुष्यों में और ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत जो है मेरे जिगर के टुकड़ों, आप क्या खाते हैं है ना, आप क्या खाते हैं, भोजन ही तो खाते हैं मेरे दोस्तों। तो भोजन आंसर आ जाएगा। जल है, सूर्य प्रकाश है, गैस है मेरे दोस्तों, जैसे CO2 वगैरह, वो पौधों के लिए था, हमारे लिए भोजन ही ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट, प्रोटीनों का निर्माण खाली जगह से होता है। प्रोटीनों का निर्माण किस में से होगा, अमीनो एसिड से होगा, वसायुक्त अम्ल से होगा, ग्लूकोज से होगा, न्यूक्लियोटाइड से होगा मेरे जिगर के टुकड़ों। तो आपका प्रोटीन का निर्माण किससे होता है मेरे दोस्तों, प्रोटीन किस क्या बनती है, अमीनो एसिड और प्रोटीन आपस में इंटरचेंजेबल है। तो आंसर क्या आ जाएगा, अमीनो एसिड मेरे दोस्तों। प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड से होता है मेरे जिगर के टुकड़ों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, किस विटामिन की कमी के कारण आपको कौन सा रोग हो जाता है, इस विटामिन की कमी के कारण आपको रतौंधी रोग हो जाता है, वही नाइट ब्लाइंडनेस आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो विटामिन ए आंसर है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल इसको बोलते हैं। B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन। C को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के को क्या बोलते थे, फिलोक्विनोन, है ना। तो आंसर क्या आने वाला है मेरे दोस्तों, आंसर आने वाला है विटामिन ए। और ये है मेरे जिगर के टुकड़े आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। तो इसका आंसर आपको ऑफलाइन कमेंट में करना है। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है। कार्बोहाइड्रेट लास्ट में किस में कन्वर्ट होता है, वसा में, लिपिड्स में, ग्लूकोज में आपका, या फिर सेल्यूलोज में। ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह हमारे साथ बने रहें और जबरदस्त तरीके से आप सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें मेरे जिगर के टुकड़ों। क्रैक कर। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।